हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी लक्ष्यवर्धिका सीरीज़ की 8th क्लास है, जिसमें हम 8 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से पेपर को देखना है, अपना पेन कॉपी साथ लेकर बैठना है, साथ साथ क्वेश्चन को करना है, नोट डाउन भी करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, पूरा पेपर रिपीट नहीं होता, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन हमारे इस साल भी आने की संभावना है। इसलिए साथ साथ अपने नोट करते रहें कि किस तरीके से के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए, तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, आज हमारी लक्ष्यवर्धिका सीरीज़ की 8th क्लास है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें हम अपने मैथ के सिर्फ जो मैथ के 15 क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। सब अपना अपना स्कोर है जो कमेंट बॉक्स में लिखना, साथ साथ क्वेश्चन को करना। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज दे दी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या दे दी, यहाँ पे ए क्या दे दिया हमें 18√3। ठीक है, 18√3 हमें दे दिया समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहाँ पे क्या दिया है, एक ऐसी आकृति दी हमें, जैसे ये दी है हमारी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से कोई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है, ए है मान लो। ठीक है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है। इसके अंतःवृत्त, यानी कि जो अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अंदर वृत्त बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हमें क्वेश्चन भी आता है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो हमें क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। ठीक है, ये हमारी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। अगर यहाँ पे अंतःवृत्त की बजाय बहिर्वृत्त दे देते, यानी कि बाहर से एक वृत्त होता, ये वाला वृत्त होता, तो उसकी त्रिज्या होती अगर यहाँ पे मान लो ये वाली त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और इसके बाहर से एक वृत्त दिया होता, ये वाला क्वेश्चन हमें दिया होता, तो जो हमारी त्रिज्या है, जो हमारा आर है, वो क्या होता, a/√3। यहाँ पे 2 नहीं होता, क्योंकि बहिर्वर्त और अंतःवर्त की जो त्रिज्या है उनका अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त दे रखा हो या अंदर वृत्त दे रखा हो तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होता है, बाहर के वृत्त का अनुपात और अंदर की वृत्त के अनुपात, जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 2:1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, अंतःवृत्त दे रखा है, ये वाला वृत्त हमें दे रखा है। ठीक है, ये वाले वृत्त की आर हमें निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे ए हमें क्या दे रखा है 18√3, तो बटा 2√3, √3 से हमारा √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आर है वो क्या आ गया 9। अब क्या निकालना है, अब तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको आता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है πr²। यहाँ पे सब में पाई है तो पाई को हमें सोल्व नहीं करना, पाई को हमें एज इट इज रखना है। आर हमारा आ गया 9, तो 9 × 9 क्या हो गया 81 पाई। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ट्रेनें ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। यहाँ पे देखो, एक स्टेशन है एक्स, एक है वाई, यहाँ से यहाँ है ना, ये वाला स्टेशन है एक्स, ये वाला है वाई, यहाँ से चलती है ए ट्रेन और यहाँ से चलती है बी ट्रेन। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बी की चाल ए से 40% अधिक है। तो यहाँ पे देखो, ए की चाल मान लो 100 है, तो बी की चाल क्या है 140। 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। देखो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं 2 अंकों की जहां पे इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो। तो देखो सबसे पहले मान लो इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक 5 होगा, तो दोनों का अंतर 4 हो गया। दूसरा मान लो इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक 6, ये वाली संख्या भी पॉसिबल है। तीसरा 37,
चौथा 48 और 59। ये ऐसी 5 संख्याएं हैं जो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जिनका अंतर 4 आए, या दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो ऐसी 5 संख्याएं पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो एक शर्त हमें और दे दी, क्या कि उनकी संख्या और उनके अंकों के योग का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे सवाल दे रखे हो, यहाँ पे देखो 826 है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट दे रखा है, ज़्यादा अमाउंट दे रखा है तो हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 59। 59 गुणा अंकों का जोड़ कितना हो गया यहाँ पे 14, ठीक है। 14 निम्न 126, 6 12, 14 5 70 और 12 82। तो यहाँ पे देखो पहला ही संख्या हमारी सही हो गई। यहाँ पे भी क्या दे रखा था 826, और यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना है 826। तो यानी कि जो संख्या है वो क्या है 59। तो 59 किसके बीच में आता है 55 और 60 के बीच में। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो बहुत ही लिमिटेड संख्याएं होती हैं जिनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। जब 3 अंकों की संख्या दे रखी हो तो थोड़ा सा लंबा सवाल बन जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 अंकों की संख्या दे रखी है तो हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन काम कितना कर रहे हैं 8 घंटे, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं 28 दिन तक। ये हमारा हो गया कुल कार्य। अब देखो आगे क्या बोला है, 10 सही 1/2 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें व्यक्ति निकालने हैं। तो व्यक्ति को हम सबसे पहले मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रतिदिन काम कितना कर रहे हैं 10 सही 1/2, यानी कि 21/2 घंटे, गुणा यहाँ पे दिन कितने हैं 20 दिन में हमें काम को पूरा भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 चौके 28, 7 तिया 21, 10 से कट जाएगा 2 पे, 10 से कट गया 3 पे, 3 से हमारा 3 कट गया, 2 से कट गया 2 पे, ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ये हमारा समय और कार्य वाला सवाल है जो हम उस चैप्टर में करेंगे। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लो, समय बराबर दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है हमें कुल कार्य निकालना है, और आगे भी हमें कुल कार्य करना है। व्यक्ति निकालने थे, सिर्फ एक संख्या ही हमें निकालनी होती है, या तो घंटे पूछ लेते, दिन पूछ लेते, या व्यक्ति पूछ लेते। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, व्यक्ति पूछा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 32 व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.5 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई में निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में नहीं और एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, देखो कुएं की आकृति क्या होती है, बेलन नुमा, ठीक है। तो बेलन कैसा होता है हमारा, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ये वाला कुआं हमें दिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा कुआं। इसकी आंतरिक त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या हमें दे दी कितनी, एक सेकंड, यहाँ पे फिर से देखो, ये वाला हो गया हमारा बेलन, ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन, ये हमारा कुआं बना रखा है इसने, ठीक है। इसमें क्या है, ये आंतरिक त्रिज्या हमें कितनी दे दी 4 मीटर, और लंबाई कितनी दे दी हमें, ये वाली लंबाई कितनी दे दी 6.5 मीटर। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि ये है जो 5 मीटर चौड़ा तटबंध बनाना है, यानी इसी के साथ साथ हमें एक तटबंध बनाना है, ये वाला, ठीक है। इसी के बाहर से तटबंध की ऊंचाई हमसे पूछी है कि कितने तक वो मिट्टी है वो इसके बाहर से लग सकती है, ये वाला सवाल हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर से ही मिट्टी निकली है, मिट्टी निकली है मीन्स आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन आपको पता है कितना होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हमें पहले तो ये अंदर वाले का आयतन निकालना है, क्योंकि मिट्टी तो यहीं से निकली है, कुएं को ही खोदा है, तो मिट्टी हमारे पास सिर्फ इतनी ही है जो इसका अंदर का आयतन है। तो इसके अंदर का आयतन आप सबको पता है पाई r² h।
अब एक चीज़ देखो, इसके बाहर का जब हम आयतन निकालेंगे, ये तो हमारे पास एक खोखला पाइप बन गया। यहाँ पे देखो ये वाला आयतन इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें बाहर वाला आयतन काउंट करेंगे, है ना, क्योंकि अंदर से तो हमने मिट्टी निकाली है और बाहर यहाँ इस वाले हिस्से में हमने वो मिट्टी लगाई है, ठीक है, ये वाले हिस्से में, ठीक है। तो अब यहाँ इस हिस्से का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, ये वाली त्रिज्या टोटल माइनस ये अंदर वाली त्रिज्या, तो ये वाली टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 + 5 9 मीटर, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या काउंट करेंगे और फिर ये अंदर वाले घटा देंगे तो ये वाले हिस्से का आयतन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, अब देखो आगे ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई को पाई रख लेते हैं क्योंकि दोनों जगह ही हमारा पाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है, 4 गुणा 4, और लंबाई यहाँ पे हमारी कितनी है, गड्ढा कितना गहरा है, 6.5 मीटर, तो इसको करेंगे तो 13/2 मीटर। अब आगे देखो यहाँ पे पाई तो हमारे पास है ही, यहाँ पे आर हमारा क्या होगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर कितना हो गया, R2 हमारे पास क्या आई है, R2 क्या है, 9 मीटर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना है, 81, R1 का स्क्वायर कितना, 16 इंटू h हमें निकालना है क्योंकि h ही हमसे पूछा है, ऊंचाई ही हमसे पूछी है, तो पाई से हमारा कट गया पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से कट गया 2 पे, तो कितना 8 गुणा 13 बराबर है, ये वाला कितना हो जाएगा, 81 में से 16 घटाएंगे तो 65 गुणा h, 13 पंजे 65, तो यहाँ से h हमारा क्या आ गया, 8/5 यानी कि 1.6 मीटर, ठीक है। जो इस कुएं में से मिट्टी निकली है वो सिर्फ 1.6 मीटर तक ही हम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, इससे पूरी लंबाई को कवर वो मिट्टी नहीं करेगी क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ाई तक हो गई है ना, ये वाला सवाल था इसमें, ठीक है। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 800 रुपये है वस्तु का अंकित मूल्य। अब यहाँ पे देखो इसे अंकित मूल्य पर x%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 पैसे में बेचा गया, x का मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन जो बाकी 2 क्रमागत छूट हैं वो हमें पता है, तो 10 और 20 की समतुल्य छूट कितनी होती है, 28%, है ना, a + b माइनस AB/100, इस तरीके से हम समतुल्य छूट निकालते हैं ना। तो यहाँ से हमारी जो इन दोनों की समतुल्य छूट आ गई वो कितनी आ गई, 28%। तो यहाँ पे देखो 800 को पहले इन 2 छूट के बराबर मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद जो छूट दी होगी वो और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 28% की छूट देने के बाद वस्तु कितनी रही, 72%, 8 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57। तो यहाँ पे देखो 576 में बेचते अगर सिर्फ 2 छूट दी होती, लेकिन यहाँ पे छूट तीसरी x और दी है। अब यहाँ पे देखो मान लो इस वस्तु का मूल्य है 576, अब इस पे छूट दी है और वस्तु को बेचा कितने में है, 403.20 रुपये में। तो अब क्या कर देंगे, हमारी छूट निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 403.20। अब देखो 80 पैसे यहाँ इधर हो जाएंगे, अब 5 में से 3 गया, 2 7 और 1। अब यहाँ पे देखो इतनी रुपए की छूट मिली है हमें, किस पे, 576 पे, परसेंट हम निकाल लेंगे, है ना, x का ही मान तो निकालना है हमें। अब देखो 172.8/576 गुणा 100, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 0 से हमारा कट गया 0। अब देखो काट लेंगे इसको, हमारा 8 से काटेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 6 48, फिर से 8 से काटेंगे 8 9 72, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 7 56, 9 से काटेंगे 3 पे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30%। यही हमें निकालना था। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 30%, जो हमारा कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रितु की आय रेणु की आय से 25% कम है,
रेनू अपनी आय का 60% खर्च करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो दी है हमारी आय और यहाँ पे क्या दिया है, खर्च। जबकि रितु अपनी आय का 20% बचाती है। तो एक बंदे की दे दी बचत, एक का दे दिया खर्च। हमने एक चीज निकालनी है, या तो बचत निकालेंगे या खर्च निकालेंगे। हम लास्ट में देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे क्या पूछा है, बचत पूछी है। बचत पूछी है तो हम बचत ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रितु दी है, रितु, ठीक है, रितु और रेनू, दो बंदे हैं हमारे पास। अब देखो क्या है, रितु की आय रेनू की आय से 25% कम है, तो रेनू की आय कितनी है, 100। तो रितु की कितनी हो गई, 75। अब देखो आगे, रेनू अपनी आय का कितना खर्च कर रही है, 60 खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है, 40%। और रितु अपनी आय का 20% बचाती है। तो रितु की आय तो कितनी है, 75। तो 75 का 20% वह बचत कर रही है। तो 75 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15%, ठीक है। तो यहाँ पे रितु की बचत कितनी आ गई, 15%। अब आगे देखो हमसे क्या पूछा है, रितु का खर्च रेनू की बचत से कितने % अधिक है। अब यहाँ पे देखो, रितु ने सिर्फ 15% बचाया, रितु की आय थी 75, तो रितु ने खर्च कितना किया, 60% खर्च किया। और रेनू की बचत कितनी है, 40%। तो ये यहाँ से कितनी ज्यादा हो गई, 20% ज्यादा हो गई। कितने से, किससे कंपेयर किया, यहाँ पे रेनू की बचत से। रेनू की बचत कितनी है, 40। तो 20/40 गुना 100। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 50%, ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, शेषफल पूछा है हमसे, x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे शेषफल पूछा है। जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या हो उसको उससे ठीक छोटी संख्या से भाग करके देखेंगे। तो 2003 को चाहे हम 1673 को 903 से भाग कर लें या 2003 को 1673 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1673 से भाग करेंगे तो सॉरी, एक पे चला जाएगा, है ना, एक पे जाएगा तो 330 बच गए। 330 से फिर से भाग करेंगे किसको, 1673 को। 1673 को भाग करेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। तो 5 पे जाएगा तो 0, 5, 1650। यहाँ पे कितना बच गया, 23। यहाँ पे हमारा कितना शेषफल बच गया, 23, ठीक है, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा भाग नहीं देंगे हम। यहाँ पे हमने 1673 लिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 1673 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना बचा है, 23, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 23 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरीके से हम सिर्फ दो संख्याओं को लेके ही अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है। 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो क्लैरिकल मिस्टेक है। क्या यहाँ पे क्या पूछा हमसे, चौथे वर्ष का ब्याज हमसे पूछा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना था, चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है। ये इसको आप करेक्ट कर लेना। मैंने मिस्टेक नहीं करी, ये क्वेश्चन पेपर में ही मिस्टेक है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन वहाँ पे हुआ होगा तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को मार्क्स मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 वर्ष बाद ब्याज पूछा है। तो 4 वर्ष ब्याज, पूरा ब्याज निकालेंगे यहाँ तो, है ना, पूरा 4 साल का ब्याज निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चौथे साल का जो ब्याज है सिर्फ वो दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 4 साल है, तो हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब भी 4 साल दिए हों तो हम मूलधन को क्या मान लेंगे, 10,000 मान लेंगे, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाए। तो अब देखो 1, 2, 3, 4 साल हैं तो 4 लिख लिया हमने। सबसे पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा,
10,000 का 10%, तो 1,000 रुपये सब में मिलेंगे, है ना, 1,000 रुपये सब में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके जो ये वाला है इसका 10% और मिलेगा, 100 मिलेगा, है ना, इसमें भी 100, इसमें भी 100। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 100 का भी 10% मिलेगा, वो कितना होगा 10, और यहाँ पे 10 मिलेगा, इस ये वाला 10, ठीक है, और ये वाला भी 10 मिलेगा, ये वाला भी 10 मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपना पूरा ब्याज निकाल लेंगे। कौन सा होता है हमारा 4, 6, 4, 1 वाले फॉर्मूला से। लेकिन अगर हमसे 4 साल का पूरा कंप्लीट ब्याज पूछा होता है तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाता है कि 4, 6, 4, 1 हमारा कोड वर्ड होता है 4 साल का। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ फोर्थ ईयर है उसका ब्याज हमसे पूछा है, तो फोर्थ ईयर का ब्याज पूछा है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का, ये देखो इसका, इस 1,000 का तो 10% हो गया 100, यहाँ पे ये 10%, तो इस 1,000 का हो गया, इस 1,000 का भी 10% लगेगा तो 100 हो जाएगा, और इस 100 का 10% कितना 10। अब देखो ये वाली संख्या तो हम दोनों में कॉमन है, ये वाला ब्याज, तो जो अंतर है वो कितना है, सिर्फ इसकी वजह से अंतर है ना, तो 110 की वजह से अंतर है, और कितना दे रखा है 242 रुपये, तो 242 लिख देंगे। अब देखो चौथे वर्ष का ब्याज हमसे पूछा है, तो चौथे वर्ष का ब्याज अगर ध्यान से निकालेंगे तो कितना होगा। अब देखो इन तीनों का 10% लगेगा, तो 3 बार 100 होगा हमारे पास, तो 3 बार 100 लिख लिया। ये जितने भी 100 हैं यहाँ तक सबका 10% होगा, तो इस 100 का भी 10%, इस 100 का भी 10% और इस 100 का भी 10%, तीनों का 10%, एक बार और 10 लिख लेते हैं, और इस 10 का 10% और होगा, तो एक यहाँ पे और होगा। इस टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1331। तो यहाँ पे देखो 110 के बराबर कितना 242, 1 के बराबर कितना बटा 110, और किसके बराबर निकालना है, चौथे वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 1331, तो गुणा 1331। अब यहाँ पे देखो 11 से काट देंगे 10 पे कट जाएगा, 11 से काटेंगे 121 पे कट जाएगा, गुणा करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2928 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना है, चारों साल का इंक्लूड करके ब्याज नहीं निकालना, सिर्फ फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को 1384 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों को जोड़ देंगे बटा 2, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जब वस्तुओं को बेचने पर लाभ और हानि इक्वल हो, तो यहाँ पे देखो 1384 प्लस 1016 बटा 2, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2400 बटा 2, तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 1200 रुपये। अब क्या करना है, इस पे लाभ कमाना है, कितना 16 सही 2/3% का लाभ कमाना है, तो 1200 पे पहले तो लाभ ही कमा लेते हैं, 12 पे लाभ कितना 50/3% का, परसेंट हटाएंगे तो गुणा बटे 100। ठीक है, 50 दूनी 2 से कट गया 600 पे, और 3 से कट गया 200 पे, तो 1200 का 50/3% कितना हो गया 200 रुपये। तो 1200 था क्रय मूल्य, लाभ कमाना है 200, तो कितने रुपए में बेचेंगे 1400 रुपये में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा किसका है, बोर्ड मास फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हर पेपर में आता है चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो ये जो बोर्ड मास फॉर्मूला है बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल बनता है, यहाँ पे जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 37/99, जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9, 2 संख्याओं पे बार है तो 90 भाग में। अब देखो 41, 4 पे बार नहीं है सिर्फ 1 पे बार है, तो 41 बटा जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, तो एक संख्या पे बार है तो 9, जिस संख्या पे बार नहीं है उसके नाम का 0,
और जिस संख्या पे बार नहीं है माइनस वही संख्या होती है उसमें से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रैकेट 16, ठीक है, गुणा यहाँ पे कितना है 11/30, क्योंकि ब्रैकेट के बाद करते हैं ऑफ, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, आगे जो भी चलेगा डिवाइड, ठीक है। तो बोर्ड मास में पहला होता है ब्रैकेट, दूसरा होता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। अब यहाँ पे देखो 37/99 गुणा करेंगे तो पलट के हो जाएगा, है ना, 90/37, तो 37 से हमारा 37 कट गया, 9 से कट गया 10 पे, 9 से कट गया, सॉरी हाँ 9 से कट गया 11 पे, ठीक है, गुणा में 11/30, तो 11 से हमारा 11 कट गया, 10 से हमारा कट गया 3 पे, तो ये वाली जो पूरी संख्या है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस वाले ऑफ को सोल्व करेंगे, क्योंकि हम सेकंड क्या करते हैं ऑफ को ही सोल्व करते हैं ना, तो 5/8 ऑफ की जगह क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 5 तिया 15/32, है ना, तो 1/2 पलट के गुणा करेंगे तो 32/15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/15, तो इस पूरे वैल्यू की वैल्यू कितने आ गई 16/15। अब क्या रह गया, सिर्फ ये वाली इक्वेशन सोल्व करना रह गई, है ना, इस वाली को और सोल्व कर लेते हैं, तो 3/4 गुणा, भाग को गुणा लिखेंगे तो इसको पलट के लिख देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 2/9, 3 से 3 पे कट गया, 2 से 2 पे कट गया, इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है 16/15 माइनस 1/6 माइनस 1/3, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बची है, इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 30, 2 से 32 माइनस 5 माइनस 10, तो हमारा कितना आ गया 17/30, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा सवाल था, जो हमारा स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बिल्कुल भी कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे कहीं से भी सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो जरूर मिस्टेक होगी, बोर्ड मास के फॉर्मूले के हिसाब से ही इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, मान लो आरोही क्रम में हमारी संख्या है A B C और D, ठीक है, D हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब आगे देखो क्या बोला है, इस संख्याओं के औसत का 1/5, औसत क्या होती है, सबसे पहले तो औसत ही निकाल लेते हैं, A + B + C + D/4, ये तो हमारी हो गई औसत। अब इसका भी 1/5 करना है, यानी कि 5 से डिवाइड करना है इसको। अब आगे देखो, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी है D, तो D से कितना कम है 21 कम है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। आगे और देखो क्या दे रखा है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि A + B + C/3 कितना है 12 है, तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 12 तिया 36। तो अब यहाँ पे देखो इन तीनों की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 36 + D/20 हमारा कितना हो गया D - 21, 20 यहाँ इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 36 + D बराबर है 20D - 420, ठीक है, 420 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, तो 19D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 420 इधर आके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 456, तो D कितना हो जाएगा 456/19, 19 दूनी 38, 19 चौके 76, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, बिल्कुल साधारण ब्याज का सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी दी है, ठीक है, की दर से 4.5 वर्ष में 8,571.5 रुपये हो जाती है, वही राशि 10.5% से 6 सही 2/3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, आप इस सवाल को खुद करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8.5%, 8.5 ये तो दर है हमारी, समय कितना है 9/2, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10। अब यहाँ पे देखो 5 से काटेंगे 17 पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 9 7 63, 6 9 1 9 और 6 15, ठीक है। अब बटा में 4, 153.4%, ये तो हो गया हमारा सिर्फ ब्याज। इसमें यहाँ पे क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है। इस चीज को कभी भी नहीं भूलना कि हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन। अब यहाँ पे देखो इतने % ब्याज, अब इसको 100 में ऐड करेंगे, 100 प्लस 153 ठीक है। अब यहाँ पे देखो 400 प्लस 153 कितना हो गया, 553/4%, के बदले वैल्यू कितनी दे दी 8571.5, ठीक है। साथ में 0 भी रख लेंगे, 1% के बदले वैल्यू निकालेंगे। और इसका नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हम सीधा क्रय मूल्य निकाल के हमें आगे भी मिश्र धन ही निकालना है। तो क्या करेंगे, ये वाली हमारी होगी दर, है ना 10.5%, यानी कि 21/2%, गुणा समय कितना है 6 सही 2/3, 6 × 18 और 2 20/3, है ना। 3 से 3 7 21, ए से कट गया 10 पे, तो कितना आ गया 70%। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 70% की नहीं निकालनी, अभी भी हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 170 से, 1 के बदले करेंगे तो कितना हो जाएगा 553, ऊपर चला जाएगा गुणा में 4, और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 170% की, तो गुणा में 170, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10,540 रुपये, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसको आप खुद करके देख लेना कैलकुलेशन। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि 10,540 रुपये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी से 20% अधिक है। यहाँ पे देखो 3 राशियां दी हैं, ए बी सी, और चौथी राशि भी दी है क्या, डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सी को मान लेते हैं 100। अब क्या है, बी सी से 40% कम है, यानी कि 60% है, और ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक यानी कि 60 का 120%, ठीक है। 12 छिक्के 72, 2 0 से कट गए दोनों 0, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है 72%। अब आगे क्या दिया है, जो डी है वो ए से 25% अधिक है, यानी कि 72 का क्या है 125%, तो 72 का 125% निकाल लेंगे, है ना। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से कट गया 4 एकम 4, 4 8 32, 18 पंजे 90। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई 90%। अब आगे देखो क्या पूछा है, तो डी कितना है 90, बी और सी के योग से, बी और सी का योग कितना है 160, 160 और 90 में कितना अंतर है 70 का, और किसके योग से पूछा है, दोनों के योग से, यानी कि 160 से कितने % कम है 70 कम है, तो गुणा, ठीक है। 0 से कट गया हमारा 0, 700/16, ठीक है। 16 चौके 64, 6 बच गया, तो 16 तिया 48, है ना। और पॉइंट में तो 43 का एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी निश्चित राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना 8:5। सबसे पहले क्या बांटा है, ए बी और सी में, ए और बी का अनुपात कितना दे दिया 8:5। देखो कल की ही क्लास में हम सेम क्वेश्चन कर रहे थे, ए और बी का अनुपात कितना है 8:5, और बी और सी का अनुपात कितना है 2:3, तो 2:3। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, ये संख्या इधर रिपीट हो जाएगी 5, ये वाली संख्या इधर रिपीट हो जाएगी। अब क्या है 16, ये वाला 10 और ये वाला 15। अब आगे देखो क्या दिया है, ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 रुपए है। तो इन दोनों के अनुपात में अंतर कितना है 1 का, 1 के बदले राशि कितनी 420, और टोटल अनुपातों की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है राशि हमसे पूछी है,
तो राशि सबका योग निकाल देंगे, कितना, गुणा 41। ठीक है, 41 दूनी 82, 8, 41 चौके 164 और 8 172। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17,220, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।